हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई मेड साइंस इजी, जहां बायोलॉजी हो जाती है सिंपल, समझ आता है लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं क्रिस्टल क्लियर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम सुनते ही क्लास में हल्की सी हंसी, थोड़ी सी शर्म और बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ जाती है। एग्जैक्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पर आज नो ऑकवर्डनेस, नो एम्बैरेसमेंट, सिर्फ प्योर क्लैरिटी। क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक छोटा सा एग पूरी एक लाइफ की कहानी शुरू करता है, कैसे हार्मोन्स टीम वर्क दिखाते हैं और कैसे एक सिंपल सेल बन जाता है लाइफ्स मोस्ट पावरफुल क्रिएटर। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड गेट रेडी टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन द easiest एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे एवर। चलिए शुरू करते हैं आई मेड साइंस इजी के स्टाइल। क्लास, सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के किस पार्ट में होता है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्या ये एब्डोमेन के अंदर होता है या फिर ये हिप्स के आसपास होता है। पर एक्चुअल लोकेशन बहुत ही सिंपल है। द लोकेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इन द पेल्विक कैविटी। अब ये पेल्विक कैविटी क्या होती है? पेल्विक कैविटी एब्डोमेन के ठीक नीचे और फीमर बोन के ठीक ऊपर एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि एक पेल्विक बोन्स बनाते हैं। उसी के अंदर ठीक लोकेटेड है हमारा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस पेल्विस के अंदर सेफली प्लेस्ड होता है यूट्रस, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में। ओवरीज दोनों साइड पर, ईच ऑन द ऑल्टरनेट साइड। फेलोपियन ट्यूब्स ओवरीज को कनेक्ट करते हुए, और यूट्रस के ठीक नीचे एक नैरो पैसेज जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स कंटिन्यू करते हुए वजाइना की तरफ, और बॉडी को साइड से देखो तो यूट्रस ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के आगे फिट होता है। तो एक सिंपल लाइन में याद रखो, एब्डोमेन के नीचे और हिप्स बोन्स के ऊपर होता है एक पेल्विक कैविटी जिसके अंदर सारा का सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिट होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले let me just choose the marker. Okay. सबसे पहले आप यूट्रस का अपर हिस्सा बनाएंगे और उसको कंटिन्यू करते हुए साइड के फेलोपियन ट्यूब्स बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फेलोपियन ट्यूब्स को दोनों तरफ से इस पैसेज को ओपन रखना, बिकॉज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्राम। यहां पर आप एक इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप्स बना सकते हैं जो यूट्रस का आकार देगा, जिसका ठीक नैरो पैसेज आप देंगे जो सर्विक्स का आकार देगा, ओपनिंग इनटू द वजाइना। आलमंड शेप ओवरीज आप दोनों ऑल्टरनेटिव साइड्स पे बना देंगे, और फेलोपियन ट्यूब्स के एंड में आप फिम्ब्रे दिखाएंगे which is almost catching up the ovary. यूजुअली इन दोनों के बीच में गैप रहता है। ये यहां से एग सेल्स कैच करते हैं जो ओवरी से ओव्यूलेट करके बाहर निकलते हैं। एंड लेट अस स्टार्ट द लेबलिंग। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डू इज वी आर गोना लेबल एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज इट मेक्स थिंग्स वेरी क्लियर एंड वेरी इजियर फॉर द एग्जामिनर्स टू चेक। तो आप यहां पर इसे ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज फिम्ब्रे, ओवरी, यूट्रस। ये जो नैरो पैसेज है, जो थिक मस्कुलर सेल्स हैं जो दोनों को कनेक्ट करती है, आप इसको नाम देंगे सर्विक्स का, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वजाइना। सो इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता भी चल गया होगा इसे कैसे बनाना है और कैसे इसे लेबल करना है। नाउ क्लास, लेट्स अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ द एग इनसाइड एन ओवरी। जब एक बेबी गर्ल का बर्थ होता है तो उसके ओवरीज के अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग सेल्स होते हैं। ये इमेच्योर एग सेल्स
is protected by a covering which is called as the primordial follicle. ये आपस में एक दूसरे से अलग इस प्राइमोडियल फॉलिकल की कवरिंग के हिसाब से ही होते हैं. अगर हम लोग एक एनालॉजी समझें तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि एक गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सारे कमरे हो गए और हर कमरों में एक फीमेल अकोमोडेटेड है. उसी एनालॉजी को अगर हम लोग यहाँ पर समझें तो ओवरी एक हॉस्टल हो गया, इसके अंदर बहुत सारे कमरे हो गए, वो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होंगे और हर प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर एक एग सेल्स होता है, वो इज इक्वल टू अ फीमेल अकोमोडेटेड इन अ रूम. अब हम उस एग को समझने की कोशिश करते हैं जो प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर है. अगर हम लोग इस इंडिविजुअल एग को देखें तो वो एक छोटे से फ्लैट सेल्स के साथ घिरा हुआ है. ये जो फ्लैट सेल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं प्री ग्रैनुलोसा सेल्स. प्री ग्रैनुलोसा सेल्स. ये प्री ग्रैनुलोसा का काम होता है प्यूबर्टी तक इन एग्स को डेवलप ना होने दें. लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है, हमारा जो ब्रेन सेल है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं एफएसएच हार्मोन. ये हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जैसे ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपनी टारगेट साइड यानी ओवरी के पास आता है तो उसमें से ये 10 से 12 प्राइमोडियल फॉलिकल्स का एक बैच सेलेक्ट कर लेता है. ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स का बैच है ये आपस में compete करते हैं मैच्योर होने के लिए. रिच ब्लड सेल्स यहाँ पर एक दूसरे से compete करते हैं उन रिच ब्लड सेल्स के लिए ग्रो करने के लिए. और इन सारे प्रीमोडियल फॉलिकल्स में से सिर्फ एक ही इंडिविजुअल एग सेल्स डोमिनेंट फॉलिकल बनता है जो आगे चल के ओव्यूलेशन करता है. और बाकी जितने भी एग सेल्स हैं जो इसके साथ compete कर रहे थे वो मर जाते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग एट्रेशिया कहते हैं. तो वापस से फोकस करते हैं. जैसे ये एफएसएच आएगा और उस बैच को सेलेक्ट करेगा, वो सारे बैच आपस में compete करने लग जाएंगे और ये प्री ग्रैनुलोसा सेल्स जो कि फ्लैट सेल्स थे, ये इसी एग के इर्द गिर्द क्यूबॉइडल सेल्स का स्ट्रक्चर्स ले लेंगे डेवलप होके एफएसएच की मदद के साथ. अब ये हमारा जो प्री मोडियल फॉलिकल था अब वो प्राइमरी फॉलिकल्स बन गया है क्योंकि एफएसएच ने उस बैच को सेलेक्ट कर दिया है. और क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्लैट सेल्स हैं ये डेवलप होके क्यूबॉइडल सेल्स हो गए हैं तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स में बदल जाएंगे फ्रॉम प्री ग्रैनुलोसा सेल्स. इसके साथ साथ यही एफएसएच इनको एक आउटर कवरिंग भी देगा, एक आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स भी देगा. ये आउटर लेयर जो ग्रैनुलोसास के बाहर बनते हैं इसको हम लोग कहते हैं थीका सेल्स. THECA थीका सेल्स. अब ये जो थीका सेल्स हैं ये आउटर कवरिंग है, इसके अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और उसके अंदर हमारा एग सेल है. जब ये थीका सेल्स बन जाएगा तब ब्रेन जो है वो एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं LH हार्मोन या फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन थीका सेल्स के पास जाता है और थीका सेल्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की मदद से एंड्रोजन क्रिएट करता है. ये जो एंड्रोजन है ये फिर अंदर की तरफ मूव करता है टुवर्ड्स द ग्रैनुलोसा सेल्स. ग्रैनुलोसा सेल्स के पास एफएसएच है तो एंड्रोजन प्लस एफएसएच कंबाइन करते हैं और वो मिलकर बनाते हैं ईस्ट्रोजन. ये जो हार्मोन है विच इज एन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि यूज होता है ग्रैनुलोसा सेल्स के डेवलपमेंट के लिए और एग के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. तो एफएसएच प्यूबर्टी के टाइम पे इन्हें स्टिमुलेट करता है, हेंस द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एफएसएच एंड्रोजन के साथ मिलकर ईस्ट्रोजन बनाता है
और उनको फर्दर डेवलप करता है। जब ये सारे के सारे ग्रैनुलोसा सेल्स फर्दर डेवलप होते हैं तो ये एक लिक्विड को सिक्रीट करते हैं। इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं एंट्रम फ्लूइड। एंट्रम फ्लूइड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो ये एंट्रम फ्लूइड जब भी सिक्रीट होता है, इस एंट्रम फ्लूइड का मेन काम होता है टू प्रोवाइड द प्रेशर टू द एग, जिस प्रेशर की वजह से वो एक कॉर्नर पर पुश कर दिए जाते हैं। ओवुलेशन के टाइम पे एग को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है ये एंट्रम फ्लूइड, और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। फॉलिक्यूल को एक बैलून जैसा शेप देता है। इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो हमें एक इंडिविजुअल जो सेल्स हैं वो ऐसे बनाना पड़ेगा। यहां पर हमारा एग सेल्स हो गया। ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, यहां पर हम लोग बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स बना देते हैं। आपको ये डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एग की वो समझ में नहीं आएगी। तो एग के इर्द गिर्द जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स हो गया। ग्रैनुलोसा के सेल्स के बाहर ये जो आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स हैं, ये थीका सेल्स हो गए, और अंदर ये जो फ्लूइड का एरिया है इसको हम लोग एंट्रम फ्लूइड कहेंगे। एंट्रम फ्लूइड, थीका, और ये है ग्रैनुलोसा सेल्स। आप इस एग के इर्द गिर्द भी अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी ग्रैनुलोसा सेल से बनता है। इस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा ओवुलेशन के टाइम पर भी एग को प्रोटेक्ट करता है, और ये जो एग है ये ठीक बैठा रहता है कुशन जैसे स्ट्रक्चर्स पे। ओके, आप देख सकते हैं नीचे एक कुशन छोटा सा बन गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे क्यूमुलस oophorus। और यहां पर मैं आपको छोटा छोटा ऐसे बना देता हूं। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये फ्लूइड को हम लोग एंट्रम फ्लूइड कहेंगे। सो दिस इज हाउ एंड डेवलप एग लुक्स लाइक, जो इन 10-12 के बैच में से एक ही डेवलप होता है। और ये जो एक एग जो डेवलप हुआ है, ठीक है, ये ही डोमिनेंट फॉलिकल है, और इस डोमिनेंट फॉलिकल का नाम होता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, दी ग्राफिन फॉलिकल। Pardon my handwriting, the graphene follicle। हम लोग अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। पिछले साइड पे बता दूं, जब ये ग्राफिन फॉलिकल बनता है तो बाकी के जो एग सेल्स हैं जो इससे compete करके हार जाते हैं, ठीक है, वो फॉलिकल्स ग्रो करना स्टॉप कर देते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रीशिया। सो इस कंपटीशन में सिर्फ एक ही जीतता है। द ग्राफिन फॉलिकल्स फाइनल मैच्योरिटी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो डोमिनेंट फॉलिकल बचता है वो अब एक ह्यूज फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। ये फॉलिकल एग्स को बिल्कुल प्रॉपर्ली मैच्योर करता है और ईस्ट्रोजन लेवल स्काई हाई हो जाते हैं। जब ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि एग इज रेडी, और जैसे ही ब्रेन को वो सिग्नल मिलता है कि एग इज रेडी तो ब्रेन एलएच सर्च करता है। अब ये एलएच सर्च क्या है? एलएच सर्च का मतलब है कि क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई हो गया
तो ब्रेन बहुत हाई लेवल पे एलएच को रिलीज करता है। इस सडन एलएच रिलीज के कारण फॉलिकल्स के जो वॉल होते हैं, एक मिनट में वापस से बना देता हूं वो ग्राफेन फॉलिकल, ओके, विद द थीका लेयर, अंदर बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, और यहां पर हमारा मेन एग हो गया जिसके ऊपर हम लोग कोरोना रेडिएटा से क्राउनिंग कर देते हैं, और यहाँ पर वो एक कुशन के ऊपर भी बैठा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये है एंट्रम फ्लूइड, एंट्रम फ्लूइड, दिस इज ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये हो गया एक थीका लेयर। ओके, तो जब एलएच सर्च होता है, जब ब्रेन को पता चल गया ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो गया, हमारा डोमिनेंट फॉलिकल से ये एक बन गया, तब ब्रेन एक एलएच सर्च करता है। एलएच सर्च का मतलब होता है कि बहुत सारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है। तो क्योंकि बहुत सारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है, तो उससे क्या होगा, ये जो फॉलिकल्स की जो वॉल होती है ये वीक हो जाती है, ठीक है। एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और एंट्रम फ्लूइड एक प्रेशर देता है इन एग्स को, एक, ताकि वो इसे कॉर्नर में लेके आ जाए, और फॉलिकल बर्स्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, जो अभी बर्स्ट के लिए तैयार हो गया, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, यही ओव्यूलेशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ओके, आई विल ट्राई एंड ड्रॉ एन रप्चर्ड वन, ठीक है। ये थीका सेल्स और ये इन सब के साथ मिलकर ये रप्चर्ड हो जाता है, यहाँ पर अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स बना देता हूँ मैं, और ये एग क्राउनिंग जो कोरोना रेडिएटा है उसके साथ रिलीज हो जाता है। तो जब ग्राफेन फॉलिकल्स रप्चर हो जाता है और एग्स बाहर निकल जाता है कोरोना रेडिएटा के साथ, एग फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे के पास गिरता है, ओके। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर हमारा ओवरी है, उसके ठीक यहाँ पर एक फिम्ब्रे है जो कि कनेक्ट होता है, ठीक है। ये फिम्ब्रे इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। तो जैसे ही हमारा एग रिलीज होता है, इन दोनों के बीच में गैप होता है जहां पर ये फिम्ब्रे इसे कैच कर लेता है। इसको हम लोग और सीखेंगे ड्यूरिंग द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अब हमें ये जानना है कि जब ये एग्स यहां पर रिलीज हो जाता है, व्हाट हैपेंस टू द ब्रोकन फॉलिकल। इस ब्रोकन फॉलिकल के साथ क्या हो जाता है, इस ब्रोकन फॉलिकल के पास क्या क्या चीजें हैं, पहले हम लोग वो जान लें। इस ब्रोकन फॉलिकल्स के पास हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, थीका सेल्स जो इसके आउटर कवरिंग है, और एंट्रिम का एरिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये सारे के सारे कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर होकर इधर ही रेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है जो यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करता है ताकि प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सके। तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन जैसा हार्मोन रिलीज करना, ओके। और यहाँ पर कंप्लीट होती है ओवरी के अंदर की जर्नी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे व्हाट इज द जर्नी ऑफ द एग इनसाइड द ओविडक्ट। क्लास, ओव्यूलेशन के बाद एग सीधा यूट्रस में नहीं गिरता, उसका एक अलग ही सफ़र होता है, और ये सफ़र होता है ओविडक्ट से। सबसे पहले हम लोग ओविडक्ट्स और उसके पार्ट्स को समझ लेते हैं ताकि फिर हम लोग एग और उसकी जर्नी को अच्छे से समझ पाएं। तो अगर मैं एक साइड बनाऊं तो ये हमारा ओविडक्ट हो गया, जिसके एंड में एक फिम्ब्रे है, और यहाँ पर एक हल्का सा गैप है जो कि ओवरी से कनेक्टेड है, और यहाँ पर हमारा यूट्रस हो गया विद द वजाइना। तो जैसे ही ओवरी ओव्यूलेशन के बाद एक एग सेल्स को रिलीज करता है, इस एग सेल्स को
एक मिनट, यहाँ पर हमारा एग सेल रिलीज हो गया विद द कोरोना रेडिएटा। इस एग सेल्स को कैच करता है फिम्ब्रे। जैसे ये फिम्ब्रे होता है, ये एक हल्की सी सक्शन मूवमेंट बनाता है और ये हल्की सी सक्शन मूवमेंट से ये एग को जेंटली पिकअप कर लेता है। और जैसे ये पिकअप कर लेता है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे कि एक सॉफ्ट कॉटन बॉल को फिंगर से सॉफ्टली लिफ्ट किया जाए। तो जैसे ये फिंगर से लिफ्ट कर लेता है, वो इस हिस्से में आ जाता है, ये फिम्ब्रे वाले हिस्से में। इसकी एंट्री पॉइंट को हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम हम ये भी कह सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट एन एंट्री टुवर्ड्स द ओविडक्ट। तो मान लेते हैं हमारा एग इधर आ चुका है, यहां से वो अपने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे जाएगा। ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहेंगे एम्पुला। और एम्पुला के बाद अगर हम देखें तो टुवर्ड्स द एंड, जो कि ये ओविडक्ट जाकर एक नैरो बनते हुए यूट्रस से कनेक्ट हो जाता है, इस हिस्से को हम लोग कहेंगे इस्थमस। तो इसको हम लोग समझते हुए, जैसे ही हमारा एग विद द कोरोना रेडिएटा एंट्री कर लेता है इनसाइड द ओविडक्ट, अब एग धीरे धीरे मूव करता है और फेलिपिन ट्यूब के सबसे वाइडेस्ट पार्ट पर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पुला। सो दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट विच इज नोन एज द एम्पुला। मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन यहीं पर होती है। ट्यूब वाइड है, स्पर्म्स यहीं तक पहुंचता है, एग यहीं पर पार होता है और यहां का एनवायरनमेंट परफेक्ट होता है। सो मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुलर रीजन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर स्पर्म यही एग से मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फर्टिलाइज एग बन जाता है जाइगोट। अब यहां से वो यूट्रस तक कैसे पहुंचता है? इनसाइड अगर आप देखेंगे ओविडक्ट के अंदर तो बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम लोग सीलिया कहते हैं। ये जो सीलिया है, ये मूवमेंट ऑफ द एग्स के काम आता है और इसके साथ साथ फेलिपिन ट्यूब्स की स्मूथ मसल्स लाइट पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करती है। बिल्कुल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड मूव होता है, वैसे सेम यहां पर वही पेरिस्टालिसिस मूवमेंट उस एग को मूव करते हुए इस्थमस तक लेके आती है। अगर फर्टिलाइजेशन एम्पुला में हो जाए तो एग मूव करते हुए डिवाइड होना शुरू हो जाता है। एक सेल से दो सेल्स, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। और जैसे ही ये डिवीजन 16 सेल पे पहुंच जाती है, इस डिवीजन को हम लोग कहते हैं क्लीवेज। और 16 से 32 सेल जब बन जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं मोर्यूला। मैं वापस से आपको बता दूं, एग यहां से रिलीज होता है विच इज कैप्चर्ड बाय द फिम्ब्रे और उसको कैच करके इनफंडिबुलम, जो एक एंट्री गेट है, वहां से अंदर लेके आ जाता है। यहां पर धीरे धीरे वो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट और सीलिया की मदद से अपने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में पहुंचता है विच इज द वाइडेस्ट ट्यूब विच इज कॉल्ड एज द एम्पुला, जहां पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, cell starts moving towards the uterus with the help of cilia and the peristalsis movement। और उसी मोमेंट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर वो डिवीजन भी होना शुरू हो जाता है। तो सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डिवाइड करता है और इस डिवीजन को हम लोग कहते हैं क्लीवेज। जब वो 16 से 32 सेल्स में डिवाइड होकर बन जाता है तो उस सेल को हम लोग कहेंगे मोर्यूला। और ये सब फेलिपिन ट्यूब में ट्रैवल करते वक्त होता है। अब आ जाते हैं इस्थमस की तरफ। इस्थमस एक नैरो रोड है। अब फेलिपिन ट्यूब का लास्ट पोर्शन आता है जिसे हम इस्थमस कहते हैं। ये नैरो होता है, इसलिए फर्टिलाइज एग यहां धीरे मूव करता है। इस टाइम तक मोर्यूला ब्लास्टोसाइट्स बन जाता है। ओके, उसके अंदर कैविटी बन जाती है। तो यूट्रस में एंट्री या इम्प्लांटेशंस की तैयारी करते वक्त कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं।
फेलिपियन ट्यूब से निकलकर जाइगोट या फिर ब्लास्टोसाइस्ट यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है। यूट्रस की लाइनिंग साइड बाय साइड बनना शुरू होती है। याद है हमने आपको बताया था ये जो लाइनिंग है ये कब बनना शुरू होती है, जब जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम में टर्न हो गया वो कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन सेंड करता रहता है और वो प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे इस लाइनिंग को बनाता है ताकि ये ब्लास्टोसाइट्स जो बन चुका है, जो जाइगोट का ब्लास्टोसाइट्स बन चुका है, वो यहां पर आकर इम्प्लांट हो सके। और यहीं पर होती है हमारी इम्प्लांटेशन इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग की तरफ। क्लास हम लोग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग की जर्नी समझते हैं डायरेक्ट जाइगोट बनने के बाद। तो जब एम्पुला के अंदर जैसे ही एक स्पर्म सेल्स आकर मिलता है एक एग को, तो फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। So the process of fertilization is two gametes, that is one male and one female gametes, fusing it together to form a zygote is called as fertilization. जैसे ही zygote बनता है सेल तुरंत 1 घंटे बाद डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि पहले एक सेल डिवाइड होकर 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 बनता है। तो जैसे ये इस स्टेज पे पहुंचता है इसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज। जब वो 16 से 32 सेल्स में डिवाइड होता है इस स्टेज को हम लोग कहते हैं मोरुला। ये थर्ड डे तक जाइगोट बन जाता है मोरुला। मोरुला एक छोटा सा मलबेरी जैसा सेल बॉल होता है। 3 से 4 दिन बाद मोरुला यूट्रस के अंदर एंट्री लेता है। ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द यूट्रस फॉर यू ताकि हम लोग मोरुला की एंट्री के बाद बता सकें कि एक्चुअली होता क्या है। तो 3 से 4 दिन के बाद जब मोरुला यूट्रस के अंदर एंट्री लेता है, यूट्रस का एनवायरनमेंट बहुत ही वार्म, सॉफ्ट और न्यूट्रिएंट रिच होता है। मोरुला फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है और एक कैविटी बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो फ्लूइड एब्जॉर्ब करके कैविटी मतलब एक खाली जगह बना देता है, ठीक है। और इस स्टेज में मोरुला बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट के पास 2 मेन हिस्से होते हैं। एक होता है इनर सेल मास जिसे हम लोग आईसीएम कहते हैं, जहां पर बेबी बनेगा, जहां पर उसका हेड, लिम्स, ऑर्गन सब बनेगा। और दूसरा होता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये प्लासेंटा बनता है जो यूट्रस की वॉल में चिपकने के काम आता है। तो जैसे ही ब्लास्टोसाइट्स आता है और यहाँ पर डेवलप्ड एंडोमेट्रियम लाइनिंग मिलती है उसे कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा कंटिन्यूसली एक लाइनिंग, इनर लाइनिंग डेवलप होती है यूट्रस के अंदर जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं। तो जैसे ही ब्लास्टोसाइट्स यहाँ पर आकर चिपकता है, ट्रोफोब्लास्ट अंदर आकर एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ एक कनेक्शन जोड़ता है जो आगे चल के प्लासेंटा बनता है और यहाँ पर बेबी कंटिन्यूसली फर्दर डेवलपमेंट होकर एक फीटस का रूप देता है। व्हेन वी से द बेबी हैज बिकम द फीटस इनसाइड द यूट्रस, वी से दैट ऑल द पार्ट्स आर विजिबल। तो जैसे ही उसका हेड और अदर बॉडी ऑर्गन्स क्या बोलते हैं विजिबल हो जाते हैं, तब उसे हम लोग एक फीटस बुला सकते हैं। एंड देन द फीटस डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट बेबी और सर्विक्स के थ्रू, वजाइनल ओपनिंग के थ्रू it gets delivered. With this, we complete the entire female reproductive system from the journey of an individual egg cells from ovary through the fallopian tube और फाइनली यूट्रस के ऊपर इम्प्लांट होने के बाद, पूरा बेबी बनने के बाद वो कैसे डिलीवर होकर निकलता है वजाइना के थ्रू। आई जस्ट होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस कॉन्सेप्ट्स वाइज इजी अंडरस्टैंडिंग में लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। मेरे चैनल का नाम मैं वापस से बता दूं, इट्स IMSE, आई मेड साइंस ईजी। थैंक यू वेरी मच।